Start with it. Today we are going to start with the subsidiary book. This topic also we have already covered in the 11th standard, but we are just going to revise this topic. What is subsidiary book? It is also a book of original entry. ओके जैसे जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं हम लोग यस वैसे ही सब्सिडरी इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों ऐसे बोला जाता है द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सब्सिडरी बुक इज the journal is subdivided into 8 parts and these 8 parts are known as subsidiary book कि हमने 11th में भी सीखा था राइट मतलब जो भी हमारा जर्नल है वो 8 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं जर्नल ओके सो ये 8 पार्ट्स कौन से जर्नल के वो अभी हम लोग देखते हैं पहला है कैश बुक फिर परचेस बुक सेल्स बुक परचेस रिटर्न बुक सेल्स रिटर्न बुक बिल्स रिसीवेबल बुक बिल्स पेएबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर अभी हम लोग एक एक बुक में के बारे में सोचते जाएंगे ओके कैश बुक का मतलब क्या है द ए कैश बुक मतलब क्या है ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू कैश एंड बैंक आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ओके this cash book is considered as journal as well as ledger okay I'm going to repeat it all transactions relating to cash and bank are recorded in cash book a business can maintain cash book with cash column only cash book with cash and bank balance a cash and bank column and cash book with cash bank and discount column ये कैसे बाइफरकेट होता है कैश बुक विथ कैश और ओनली कैश और ओनली बैंक कॉलम मीन्स सिंगल कॉलम कैश बुक कैश बुक विथ कैश और बैंक बोथ कॉलम उसे बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक एंड कैश बुक विथ कैश बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम उसे बोलते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक ज़्यादातर बड़े बिजनेस में ट्रिपल कॉलम कैश बुक मेंटेन किया जाता है ओके कैश बुक ये इसे हम लोग इवन दो इट इज़ अ सब्सिडरी बुक इट हैव अ डेबिट एंड क्रेडिट साइड नाउ डेबिट एंड क्रेडिट साइड किससे होता है लेजर में रहता है करेक्ट सो दैट्स वाई बट इट इज़ अ सब डिविजन ऑफ जर्नल सो कैश बुक को हम लोग जर्नल एज वेल एज लेजर कंसिडर करते हैं गॉट इट कैश बुक इज कंसिडर एज जर्नल एज वेल एज लेजर मतलब अगर कोई कंपनी कैश बुक मेंटेन करती है तो अलग से उन्हें कैश और बैंक अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है गॉट इट अभी हम लोग देखते हैं कैश बुक देखो एक कॉलम है तो सिंगल कॉलम का कैश बुक यानी ओनली कैश है ओनली बैंक कॉलम है तो उसे बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक कैश और बैंक बोथ कॉलम है तो उसे क्या बोलेंगे डबल कॉलम कैश बुक कैश बैंक एंड डिस्काउंट तीनों कॉलम है अगर कैश बुक में तो उसे बोलते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक मैंने पहले ही बोला है कि नॉर्मली बिजनेस में ट्रिपल कॉलम कैश बुक मेंटेन करते हैं ओके उसके कॉलम्स जैसे कैसे होते हैं यहाँ पे थोड़ा सेटिंग में ये हुआ है अदरवाइज आप बराबर से लिखो अपने इसमें हाँ पहला क्या है तो पहला कॉलम है डेट का दूसरा पर्टिकुलर तीसरा एलएफ उसके बाद कैश का कॉलम बैंक का कॉलम एंड डिस्काउंट अलाउड का कॉलम डेबिट साइड में ये हो गए डेबिट साइड के कॉलम डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउड है फिर क्रेडिट साइड में अगेन डेट पर्टिकुलर्स एलएफ कैश कॉलम बैंक कॉलम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड देखो बाकी सब कॉलम के हेडिंग सेम है लेकिन डेबिट में डिस्काउंट अलाउड है एंड क्रेडिट में डिस्काउंट रिसीव्ड है नाउ ये तो मैंने सिंपल फॉर्मेट बताया बट बहुत बार कैश बुक में एलएफ के साथ और एक छोटा जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एलएफ के साथ और एक छोटा सा कॉलम आता है जैसे डेबिट साइड में कॉलम है तो उसे वहाँ पे आता है रिसिप्ट नंबर एंड क्रेडिट साइड में एलएफ के साथ ही छोटा सा कॉलम आता है उसे हम लोग बोलते हैं वाउचर नंबर ओके ये हो गया आपका कैश बुक का फॉर्मेट नाउ सेकंड जो अपना सब्सिडरी बुक है उसे बोलते हैं परचेस बुक सब्सिडरी बुक का सेकंड कौन सा है परचेस बुक ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन परचेस डे बुक रिमेंबर दैट इफ गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट ओनली यहाँ पे आएगा अगर कैश परचेसेस ऑफ गुड्स है तो वो यहाँ पे नहीं आएगा गॉट इट अगर कैश परचेसेस ऑफ गुड्स है तो वो यहाँ पे
नहीं आएगा. ओनली क्रेडिट परचेसेस ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड हियर. ओके. देन अगर कोई फर्नीचर परचेस किया है, कोई एसेट परचेस किया है, तो भी वो यहाँ पे नहीं आएगा. ओके. ओनली क्रेडिट परचेसेस ऑफ गुड्स. देखो, वी डू नॉट रिकॉर्ड परचेस ऑफ एसेट इन परचेस बुक, दस दे आर राइट. तो एसेट परचेस किया तो वो यहाँ पे नहीं आएगा. तो परचेस बुक का फॉर्मेट क्या आता है? देखो, पहला कॉलम डेट का, दूसरा नेम ऑफ द सप्लायर एंड डिटेल्स ऑफ परचेसेस. इसका मतलब सप्लायर का नाम क्या है और मतलब कितने गुड्स परचेस किए, उसके जो परचेस के डिटेल्स है वो भी यहाँ पे देने की कोशिश हम लोग करते हैं. देन इनवॉइस नंबर आएगा, फिर एलएफ आए. एलएफ क्यों आता है हमेशा? बिकॉज जैसे सब डिविजन ऑफ जर्नल, तो जर्नल में क्या आता है हमेशा? एलएफ, लेजर वॉल्यूम. फिर अमाउंट है और लास्ट कॉलम में रिमार्क है. आपको जो प्रैक्टिस करना है तब रिमार्क में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है. अगर कभी कभी वो कॉलम नहीं आता है तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको निकालना है तो उसमें कुछ भी नहीं दिखाना है. सो नॉर्मली अगर आपने फॉर्मेट डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवॉइस नंबर, एलएफ और अमाउंट यही तक लिखा तो भी चलता है. सो ये हो गया परचेज बुक. उसके बाद हम लोग देख रहे हैं सेल्स बुक. A firm records all credit sales of goods in the sales book or sales day book. Sales book को ही बोलते हैं sales day book. Any transaction related to credit sales are here recorded. अभी देखो, अगर हम लोग ओनली जर्नल मेंटेन करते हैं तो सभी ट्रांजेक्शन एक ही साथ लिखते हैं. मतलब एक परचेज का ट्रांजेक्शन आया, उसके नीचे सेल्स आया, फिर रिटर्न का आया, फिर कैश ट्रांजेक्शन आया. इसमें क्या होता है कि हमें एग्जैक्टली सेल्स के कितने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, क्रेडिट सेल्स के कितने होते हैं, वो समझ में नहीं आता है. इसलिए अगर हम लोग सब्सिडरी बुक बनाते हैं तो वी कैन ग्रुप द ट्रांजेक्शन्स. मतलब क्रेडिट सेल्स से ट्रांजेक्शन कितने हुए, कैश ट्रांजेक्शन्स कितने हुए. सो इट विल बी लेजर बनाने तक वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. एक बार हमारा जर्नल बन गया तो इमीडिएटली हमें पता चलता है कि हमारे पास कैश कितना है, टोटल क्रेडिट सेल्स कितना हुआ है, राइट. इसलिए सब्सिडरी बुक बनाना बेटर रहता है. अभी जब हम लोग सेल्स बुक या सेल्स डे बुक की बात करते हैं तो क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड हियर ओनली. रिमेंबर दैट इफ द फर्नीचर और कोई भी एसेट क्रेडिट पे बेची है तो वो यहाँ पे कभी भी नहीं आएगा. अगर गुड्स कैश पे बेचा है तो भी यहाँ पे नहीं आएगा. ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड हियर. ओके. देन परचेस रिटर्न बुक. जो गुड्स हमने सप्लायर से परचेज किया था और उसमें कुछ डिफॉल्ट है या कुछ और रीजन की वजह से हम लोग ने उसको वो गुड्स को रिटर्न कर दिया, तो उसे क्या, उसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? परचेज डे बुक. ओके. जब हम लोग परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न करते हैं, राइट. जब हम लोग ने परचेज किया था तो परचेज को किया था डेबिट, एंड क्रेडिटर्स जिसके पास से लिया था उसको, वो गिवर था, उसको किया था क्रेडिट, राइट. लेकिन अगर हम लोग उसको वापस देते हैं तो वो हो जाता है रिसीवर. तो जिसको हम लोग वापस देते हैं उसका अकाउंट हम लोग क्या करते हैं? डेबिट. मतलब क्या? देखो, अगर एक्स वाई जेड को हमने परचेज किया, गुड्स रिटर्न किया, तो हु इज द रिसीवर? एक्स वाई जेड इज द रिसीवर. तो हम लोग एंट्री क्या करते हैं? नॉर्मल जर्नल एंट्री, एक्स वाई जेड अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न. यानी हमारे बुक में हम लोग एक्स वाई जेड का अकाउंट क्या करने वाले हैं? डेबिट करने वाले हैं. ओके. इसलिए यहाँ पे जब हम लोग एंट्री दिखाते हैं तो कैसे आएगा? देखो, हम लोग सामने वाले का अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सा नोट आता है. और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? जब परचेस रिटर्न करते हैं तो परचेस रिटर्न किए हुए गुड्स के साथ सप्लायर को हम लोग डेबिट नोट भेजते हैं. उस डेबिट नोट में क्या बताया जाता है कि हमने आपको गुड्स रिटर्न किया है. नाउ यू आर द रिसीवर ऑफ गुड्स, तो वी आर डेबिटिंग अवर यूर अकाउंट इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. हम लोग अपना आपका अकाउंट हमारे बुक्स में डेबिट कर रहे हैं. इसका मतलब अभी उतना पैसा हम लोग आपको नहीं देने वाले, इसलिए डेबिट नोट भी भेजते हैं. और उस डेबिट नोट का नंबर यहाँ पे फॉर्मेट में रहता है. देखो, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट नोट, एलएफ, डिटेल्स, राइट. ओके. अभी ये जो डेबिट नोट है ये सप्लायर को मिलेगा.
सप्लायर बोलेगा हाँ बराबर है, कि सप्लायर के लिए वो क्या हो जाता है, सेल्स हो जाता है। उसके पास वो सेल, देखो एक्स वाई जेड के लिए तो वो सेल्स था ना, तो एक्स वाई जेड क्या बोलेगा कि मैंने जो सेल्स किया था वो गुड्स रिटर्न आया मेरे पास, तो जो हमारे लिए परचेस रिटर्न है वो एक्स वाई जेड के लिए हो जाता है सेल्स रिटर्न। मैं रिपीट कर रही हूँ, ओके। हम लोग ने एक्स वाई जेड को परचेस किया हो गुड्स रिटर्न किया, इसलिए वो हमारे लिए है परचेस रिटर्न। लेकिन एक्स वाई जेड ने तो गुड्स हमें बेचा था, तो उनके लिए वो हो जाता है सेल्स रिटर्न, ओके। और जब हम लोग उनको डेबिट नोट भेजते हैं तो उसके अपोजिट वो हमें भेजते हैं क्रेडिट नोट। वो क्या बोल लिखते हैं, वो देते हैं हमें क्रेडिट नोट। इसलिए सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट कैसे आता है, देखो सेम डेट, पर्टिकुलर्स, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल। आउटवर्ड इनवॉइस की जगह हम लोग ले सकते हैं क्रेडिट नोट नंबर, ओके। डिटेल्स, टोटल एंड रिमार्क्स। थोड़ा सा फॉर्मेट इधर उधर चेंज हो सकता है, जो हम लोग सॉल्व करेंगे आपको समझ में आएगा। जैसे कई किसी जगह पे डिटेल्स का कॉलम नहीं दिखाते, कोई जगह पे दिखाते हैं, राइट। किसी जगह पे रिमार्क का कॉलम नहीं रहेगा, कहीं पे रहेगा। और यहाँ पे आउटवर्ड इनवॉइस की जगह बहुत जगह पे लिखते हैं क्रेडिट नोट नंबर। जैसे वहाँ पे डेबिट नोट नंबर है, वैसे यहाँ पे हो जाता है क्रेडिट नोट नंबर, ओके। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल बुक, इसका फॉर्मेट इतना देखने की आपको अब भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको ये करने के लिए बहुत रेयरली आता है। फिर भी हम लोग एज ए थियरी क्वेश्चन उसका फॉर्मेट और ये देख के रखते हैं। ऑल द ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू बिल्स रिसीवेबल्स। अब ये बिल्स रिसीवेबल मतलब क्या, जो आपने 12th स्टैंडर्ड में सीखा था, याद है? 12th में सीखा था ना बिल्स रिसीवेबल, वही है ये सब, राइट। ओके, देन बिल्स रिसीवेबल से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन यहाँ आएंगे। वहां पे क्या आता है, देखो नंबर, बिल नंबर, देन डेट ऑफ बिल रिसिप्ट, कब बिल मिला, ओके, किसके पास से मिला, ओके, उसका नाम, और फिर इसके बाद ड्यू डेट क्या है, ये सभी कॉलम यहाँ पे रहेंगे। लेकिन ये इसका फॉर्मेट आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। बिल्स पेएबल बुक मतलब क्या, कि हम लोग ने कौन से बिल्स एक्सेप्ट किए उसका रिकॉर्ड जहाँ पे रखा जाता है उसे बोलते हैं बिल्स पेएबल बुक। एंड लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट इज जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर मतलब क्या, जो ट्रांजैक्शंस ऊपर के साथ इसमें नहीं आता है उसे बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ कि मैंने फर्नीचर परचेज किया फॉर कैश। अभी यहाँ पे कैश वर्ड आया ना, तो वो जाएगा कैश बुक में। लेकिन वही अगर मैं फर्नीचर क्रेडिट पे परचेज करती हूँ, राइट, अभी ये क्रेडिट परचेसेस है लेकिन एसेट का परचेसेस है, तो ये ना कैश में जाएगा क्योंकि वो कैश ट्रांजेक्शन नहीं है। परचेस बुक में जाएगा क्या, नहीं, बिकॉज इट इज नॉट अ गुड्स परचेसेस। सो ना ये कैश में जाता है ना परचेस अकाउंट में जाता है। सेल्स में और कहीं पे उसको डालने का सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि ये परचेस से रिलेटेड है, बट इट इज अ परचेस ऑफ एसेट, तो वो परचेस बुक में नहीं जाएगा। और ये क्रेडिट परचेसेस है तो कैश बुक में भी नहीं जाएगा। सो बचा क्या, जो ऊपर के किसी भी ट्रांजैक्शन में नहीं आता है वो डालते हैं हम लोग जर्नल प्रॉपर में, राइट, समझ में आया? या कभी कभी आउटस्टैंडिंग का एंट्री आता है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, उसका भी एंट्री अलग से किया जाता है। उतना भी डीप में मैं नहीं सिखा रही हूँ, बट वो इंटरेस्ट में ना कोई कुछ आता है ना कुछ जाता है, तो वो केस में ऊपर के 7 में उसको कोई किधर भी जगह नहीं है। जैसे डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट है, वो भी यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज जर्नल प्रॉपर, ओके। मैं नोट्स आपके सामने रख रही हूँ, एक बार देखो कि आपको कुछ